बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सब जानते हैं कि लड़की की जब शादी होती है तो इसे देखने के लिए लोग आते हैं और किस तरह से ये सारे मामलात होते हैं। लड़की को कितना नीचा दिखाया जाता है और किस हद तक इसके ऊपर बातें की जाती हैं। इसे किसी चीज़ की तरह बार बार देखा जाता है। इसके बाद ये तय किया जाता है कि इसे साथ ले जाना है या नहीं। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। मेरे घर में मेरी सास हयात नहीं थी, मैं बड़ी बहू थी और मैंने अपने छोटे देवर की शादी करनी थी। मुझे मेरे ससुर ने कहा था कि सब मामलात तुम्हारे हाथ में हैं। उन्होंने कहा था कि बेटी की शादी पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन घर की बहू तलाश करने का काम तुम्हारा है। दोनों ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो हम इसको छोटी बहू बनाकर ले आते। मैंने शुक्र अदा किया था कि मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, क्योंकि ये लोग कोई अच्छे भी नहीं थे। मैं अपनी बहन को ब्याह कर इस घर में ले आती। मुझे कोई लड़की तो तलाश करनी थी और ऐसी लड़की तलाश करनी थी जो मेरे साथ गुजारा कर सके, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करे। मैं इसे अपनी अच्छी लड़की ले आती ताकि मैं इस घर में दूसरे दर्जे पर पहुंच जाती। नहीं, ऐसा मैं नहीं करने वाली थी। इसीलिए मैंने भी बहुत सोच समझकर एक ऐसी लड़की को तलाश किया जो बोल नहीं सकती थी, लेकिन ये बात सिर्फ मुझे ही पता थी। हमने जब इसकी शादी अपने देवर से करवाई तभी समझ नहीं आता था कि मैंने इस पर एहसान किया था कि इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि जब से इसकी शादी मेरे देवर के साथ हुई थी इसकी ज़िंदगी में वो न जाने क्या हो रहा था कि इसकी वजह से अब मेरे सर पर भी एक बहुत बड़ी मुसीबत नाचने लगी थी। मैं हैरान रह गई थी कि एक ऐसी लड़की जो बोल नहीं सकती, इसकी वजह से किस तरह हमारा सारा घर बर्बादी के धरने पर पहुंच गया था। क्या ये मेरी गलती थी? क्योंकि ये लड़की तो रोज़ रात को जब घर में मेरे देवर की शादी की बातें होने लगी थी तो इसने यही कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। वैसे तो इसे इतना भी नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लड़के अपने रिश्ते के मामले में नहीं बोलते थे। हमारे ख़ानदान से मतलब मैं अपने ससुराल की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब तो यही मेरा ख़ानदान था। मेरे शौहर भी बहुत ज़्यादा सादा आदमी थे। इसे मैंने अपने इशारों पर नचाया हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी लड़की हो जो मेरे देवर की अकल ख़राब कर दे और मेरा राज इस घर से ख़त्म कर दे। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। मैं ऐसी लड़की लाना चाहती थी जो देखने में तो मासूम लगे, लेकिन बाद में अपने रंग नहीं दिखाना शुरू कर दे। और फिर मुझे मेरी खाला ने बताया कि एक लड़की है, बहुत ही मासूम है, खूबसूरत भी है। मैंने कहा खूबसूरत नहीं चाहिए। इसने कहा नहीं, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि वो बोल नहीं सकती। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं खुश हुई। मैंने कहा गूंगी लड़की से ज़्यादा और कोई लड़की मजलूम होगी जो चुपचाप बनी रहेगी। लेकिन ये बात अगर घर में किसी को पता चल गई तो वो लोग जो बातें करते हैं कि मेरे बेटे की शादी कोई अच्छी सी लड़की देख के करवा दो, फिर सोचा कि किसी तरह इस सारे मामले को मैं देख लूँगी। और सबको कह दूँगी कि मुझे तो पता ही नहीं था। इन लोगों ने जो बोला मैंने किया। जब मैं लड़की देख कर गई वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास सवाए बेटी देने के और कोई चीज़ नहीं। मैंने कहा कि सिर्फ आपकी बेटी ही चाहिए, लेकिन आप लोगों को मुझसे एक वादा करना होगा के बाद आप लोग हमारे शादी के बाद आप लोग हमारे घर वालों से कुछ ज़्यादा मिलजुल नहीं रखेंगे, आप बस अपने घर में रहेंगे। उन्होंने कहा क्या करेंगे किसी के घर जाके, हमारी क्या औकात है। बेटी के घर इंसान जाए तो कोई चीज़ लेकर जाता है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी हमारी 4 बेटियां और हैं, ये सबसे बड़ी है और बोल नहीं सकती है। अगर आप इसकी शादी अपने देवर से करवा दें तो हमारे ऊपर तो यही एहसान है, हम आपके किसी मामले में नहीं बोलेंगे। आप यूँ समझें कि हमारी बेटी है ही नहीं और हम भी आपके लिए क्योंकि बच जाएंगे। मुझे तो ये लोग बड़े अच्छे लगे थे। मैंने कहा बस ठीक है, फिर तो रिश्ता पक्का समझे। अब ये बात मेरे ससुर और मेरे शौहर को कौन बताए कि लड़की बोल नहीं सकती, क्योंकि सारे मामलात मैं ही देख रही थी और तय करने के लिए तो मैं ही जा रही थी।
इस लड़की का नाम साइमा था। मैंने इस लड़की से अपने देवर का रिश्ता पक्का कर दिया और इसके हाथ में पैसे भी रख दिए। इसके बाद एक दफ़ा मैं और मेरे शौहर भी गए। मेरे शौहर ने कहा, लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत शर्मीली है। आजकल इतनी शर्मीली लड़कियां कहाँ मिलती हैं। एक अल्फाज भी नहीं बोली और शर्म से लाल हो रही थी। मैंने कहा, तुम भी ऐसी ही होती थी, लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान तो बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा, फिक्र मत करें, इसकी ज़ुबान कभी लंबी नहीं होगी। दिल ही दिल में मैंने हंस भी रही थी। अच्छा खेल खेल रहा है ये, मैंने इन दोनों के साथ किस काबिल नहीं। वो कहते हैं ना कि औरत 1 साल सर झुकाकर जी ले तो 10 साल सर उठाकर जीती है। मैंने भी कुछ साल से मुझे ऐसा ही सीखा था। ऐसा सर झुकाया था कि मेरी अपनी कोई ज़ात नहीं रही थी। अब मेरा सर उठाकर जीने का दिन शुरू हुए थे। मैं ऐसी लड़की नहीं ला सकती थी जो मेरी हुकूमत ख़त्म कर दे। मेरी सास को तो इस दुनिया से गए हुए 2 साल हुए थे और तब से ही मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आया था, वरना इस घर में सिवाय अपनी मर्ज़ी के सांस लेने के मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। साइमा की शादी हो गई और वो घर आ गई, लेकिन अभी मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब इसके शौहर को तो ये बात पता चल ही जानी थी कि वो बोल नहीं सकती। इसके शौहर को तो बात चल ही जानी थी कि वो बोल नहीं सकती। मुझे लगा था कि शादी के राज पता चल जाएगा। मैं पहले से ही एक्टिंग करने को तैयार बैठी थी कि मुझे क्या पता कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। पर सुबह हो गई और कोई वाक़या नहीं हुआ। मैं बड़ी हैरान रह गई। वो लोग बाहर भी आ गए। साइमा तैयार भी हुई थी और मेरा देवर इसके आगे पीछे भी फिर रहा था और बैठने लगा और मेरे देवर ने कुर्सी पकड़कर मेरी बीवी आराम से बैठ गई। दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। ये तो ऐसे ही था कि मेरे सर पर एक मुसीबत नाच रही थी, लेकिन ये क्या कि मुसीबत दूर से दिखाई दे रही थी और पास नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि लगता है कि आपस में ही कोई बात हो गई और फिर लड़की खूबसूरत है। मेरा देवर भी हुस्न परस्त था। शायद इसने इस चीज़ को कबूल कर लिया है। तो क्यों ना इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए और घर में कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। जो मेहमान आए हुए थे बहुत जल्द चले गए थे। मेरा शौहर भी सुबह जाता था और रात को आता था। देवर भी इसी के साथ जाया करता था पीछे, और मैं और मेरी देवरानी ही होती थी। वो दोनों तो आपस में बहुत खुश थे। लेकिन आपको जब मेरा शौहर घर आया तो इसने मुझे बताया कि ये अनवर को क्या हुआ है। कह रहा था कि मुझे 70,000 रुपये की ज़रूरत है। मैंने कहा कि 70,000? अभी तो इसकी शादी की है, हमारे पास तो 700 रुपये भी नहीं है। इसने कहा कि हाँ, लेकिन मांग रहा था बस। मैंने कहा कि हनीमून पर जाना होगा, तभी पैसे मांग रहा होगा। हम कौन सा गए थे, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की आपको। आपने कहा तो नहीं कि पैसे दे दूंगा? तो मेरे शौहर ने कहा कि कहाँ से दूंगा जब पैसे है ही नहीं। अभी तक बाबा ने पैसे नहीं भेजे और वो शादी पर भी नहीं आए। कह रहे थे कि आ जाऊंगा, लेकिन जो लोग बाहर के मुल्क में रहते हैं इनकी बातें कभी भी सीधी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ी आना होता है। ये तो वहाँ पर जाके ग़ुलाम हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे की शादी पर भी नहीं आ सके थे और अब तो शादी हो गई थी। हम कहने लगे, जब खैर से कोई पोता पोती आ जाएगा हमारे यहाँ। फ़िलहाल तो कोई औलाद ही नहीं थी, लेकिन हमें इस बात का इतना दुख नहीं था, क्योंकि हम दोनों को ही बच्चों का ज़्यादा शौक़ नहीं था। लोगों के सामने हम मज़लूम बन जाते थे कि हम कहते थे कि हाँ, अभी तक औलाद नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हाँ कुछ भी नहीं सोचते थे कि बस अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजार रहे थे। मेरी देवरानी की शादी को 1 हफ़्ता हो गया था। मैंने इनसे कहा कि अब तुम बावर्ची खाने का काम करो। वो सुन तो लेती थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। जबकि मेरे एक दोस्त डॉक्टर थी, वो कहती थी कि अगर कोई इंसान सुन सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई ज़बान का मसला होता है, इसके कानों का मसला होता है। वो सुन नहीं सकता, इसीलिए वो बोल नहीं पाता। लेकिन अगर तुम्हारी देवरानी सुन सकती है तो वो बोलती क्यों नहीं? हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें कि इंसान सुन लेता है पर बोल नहीं सकता। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। मैंने कहा जो भी होता है, जिससे मुझे क्या, कम से कम मेरा
सर तो नहीं खाती, बातें तो नहीं सुनाती। मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि तुमने बहुत ये अक्लमंदी की है कि सारी ज़िंदगी पुरसकून रहोगी, कभी तुम्हारे सामने सर नहीं उठाएगी। लेकिन अब इस घर में एक नया तमाशा शुरू हो गया था। रात होती थी, मेरा देवर अपनी बीवी को लेकर स्टोर रूम में चले जाता था। ये स्टोर रूम भी था और एक तरह से तहखाना भी था, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ज़मीन के अंदर ही बना हुआ था। इससे पूछना पड़ता तो बताता, लेकिन मेरे शौहर ने पूछ लिया, ये क्या काम कर रहे हो भाई? तो कहने लगा, भाई मेरे कमरे का पंखा ख़राब हो गया है, इसीलिए वहाँ पर नींद नहीं आती। स्टोर रूम के लिए थोड़ा सा ज़मीन के अंदर है तो बहुत ठंडा होता है। आपको तो पता है कि कितनी गर्मी है। घर में एक ऐसी है और वो आप लोगों ने अपने कमरे में लगाया हुआ है, इसीलिए हम लोग इस स्टोर रूम में जाकर सो जाते हैं। मुझे मेरे शौहर ने कहा कि अच्छा तो नहीं लगता कि नई नवेली दुल्हन को स्टोर रूम में लेकर जा रहा है। मैंने कहा, शादी हुई है तो क्या हुआ है, अपना कमरा क्यों दें? फिर मेरे शौहर कहने लगा, अच्छा फिर इनके कमरे के लिए एक एसी ख़रीदना पड़ेगा। मैंने कहा, सीज़न पे एसी लेंगे तो कहता है 2 लाख से कम नहीं पड़ेगा, गर्मियों गुजरने दें, सर्दी तो वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसके बाद सोचेंगे। मेरे शौहर मेरी हर बात मान लेता था। इसने कहा कि हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। लेकिन जब भी मेरी देवरानी स्टोर रूम से वापस आती तो बहुत थकी हुई होती थी। मुझे लगता था कि ड्रामा कर रही है, लेकिन इसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि सारी रात मेहनत मजदूरी करती रहती है और वाकई बहुत थकी लगती है। एक दफ़ा इसकी हालत ऐसी थी कि फिर मैंने भी इसे खाना बनाने को कह दिया। इसने खाना बना तो दिया, लेकिन जैसे ही खाने के बर्तन उठा के एक साइड टेबल पर रखने लगी तो पूरे खाने के बर्तन इसके हाथ से ज़मीन पर गिर गए। बहुत ज़्यादा गंदगी मच गई, नुकसान भी हो गया, सारा गोश्त भी ज़ाया हो गया। मैंने कहा क्या कहा था तुम्हारा देहांत? तो इसने इशारे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और इसकी तबीयत वाकई ही ख़राब लग रही थी। अब तो मुझे मेरे देवर पर गुस्सा आ रहा था कि इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। वो रोज़ रात को इसे स्टोर रूम में ले जाता और सुबह जब वो बाहर आती तो वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। एक दिन मैं वहाँ स्टोर रूम की तरफ जा रही थी जब इसने मुझे दूर से देखा और बार बार मेरे पेट की तरफ इशारा करके कुछ बोलने की कोशिश करने लगी। इसके घर में तो सबको इशारों की ज़बान आती थी, क्योंकि वो शुरू से ही बोल नहीं सकती थी, तो इन लोगों को वक़्त के साथ ये ज़बान आ गई होगी। लेकिन मुझे कहाँ आती थी, बस रूटीन के कुछ इशारे कर लेती कि ये चीज़ पकड़ा दो और ये खाना बना दो और ये कपड़े धो दो। मुझे इसके इशारों की समझ नहीं आई। मैं नहीं इसे डांटना शुरू कर दिया और कहा, ये क्या करो, चलो मेरे साथ। और इससे फिर से स्टोर रूम के लिए मैंने देखा कि इसके अलावा ये बिल्कुल भी साइमा के साथ अच्छा नहीं था। अब ये भी तो उनकी शादी हुई थी, तो इसी तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी कि इतना तो वो बदतमीज़ नहीं था, लेकिन बीवी के साथ इसी तरह से पेश आ रहा था। कहीं वो भी तो यह नहीं सोच रहा था कि चलो बीवी बोल नहीं सकती तो इसे जैसे भी रखो, कोई मसला नहीं, मुझे इसके मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मुझे इनके इसी रिश्ते की कोई परवाह भी नहीं। लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहा था। ये भी गलत बात थी कि वो भी मेरे शौहर की तरह शुरू में रोब जमाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा था। लेकिन मेरी देवरानी इसको सीधा नहीं कर सकती थी। इसके भाई को तो मैंने ऐसे सीधा कर दिया था। क्या वो मेरी हर बात मानता था? फिर सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी मियाँ बीवी के मामले में मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, जो करते हैं करते रहें। लेकिन इसकी ख़राब हालत की वजह से घर के मामलात ख़राब हो रहे थे और वो स्टोर रूम से निकलती और बिस्तर पर पड़ जाती और मजबूरन मुझे ही सारे काम करने पड़ जाते। हम तो अच्छा हुआ कि मेके के बगैर भी गुजारा हो सकता था। हमारा घर कौन सा इतना बड़ा था। फिर मुझे याद है कि जिस लोगों ने ये बार बार जाते इस स्टोर रूम में पुराना पंखा पड़ा है, इसको ठीक क्यों नहीं करवा लेते। जब मैंने अपने देवर से ये बात की तो उसने कहा कि भाभी गुजारा चल रहा है तो चलने दें, कोई मसला नहीं। मैंने कहा, क्या मतलब गुजारा चल रहा है? ऐसा अच्छा नहीं लगता कि घर में
कोई मेहमान भी आ जाएगा, इसको पता चलेगा कि तुम लोग स्टोर रूम में सोते हो, तो वो क्या सोचेगा। अभी तुम लोगों की शादी अभी हुई है, इसीलिए ये नहीं दे सकते, लेकिन पंखा तो ठीक करवा सकते हैं। ना जाओ, इस पंखे पर निकलवाओ, इसको दुकान पर छोड़ो, जितने भी पैसे लगेंगे मुझसे ले लेना। लेकिन इसके कान पर जूं नहीं रेंगी थी। इसने तो ये बात सुनी ही नहीं, पंखा भी नहीं निकाला। इसका मतलब कि मामला कोई और ही था। ये जानबूझ के स्टोर रूम में जाया करते थे और इस बात की कोई ताका झांकी नहीं बनती थी। फिर मेरी देवरानी की कोई इशारा बार बार मेरे पेट की तरफ इशारा क्यों करती थी। मुझे इसके इशारे समझ नहीं आते थे। इसके इशारों की ज़बान तो इसके घर वाले ही समझ सकते थे। अगर इसके घर से कोई आ जाता तो वो समझ सकता था, लेकिन इसके घर वालों को मैं कैसे बुलाती। और फिर अगर कोई ऐसी वैसी बात निकलती तो जवाब तो मुझे ही देना पड़ता। इसीलिए मैं भी चुप हो गई और ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। दिन भर तो एक दूसरों से बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे। ऐसा लगता था कि लैला मजनू की जोड़ी हो। और मेरी देवर इसने एक दफ़ा भी मुझसे इस बात की शिकायत नहीं की कि आपने मेरी शादी क्यों की, गूंगी लड़की से करवा दी। फिर मेरे शौहर ने मुझे कह दिया कि ये साइमा बोल नहीं सकती। मैंने तो इसकी आवाज़ ही नहीं सुनी, तो मैंने कहा अच्छी भली बातें करती है, आपसे शर्माती है। लेकिन कब तक मैं ये बात छुपा सकती थी। मैंने भी वहाँ से आना जाना था। एक दफ़ा आ जाए, इससे ये फ़ायदा होता कि चलो मुसीबत आके ख़त्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो मुसीबत मेरे सर पर लटक रही थी, ना आ रही थी ना ख़त्म हो रही थी, बीच में फंस गई थी। दिल तो करता था कि खुद पे अपने शौहर को बता दो कि ये लड़की बोल नहीं सकती। और मुझे भी बाद में पता चला है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताती थी कि मेरा शौहर पता नहीं क्या करे। इसके अंदर अपने घर वालों के लिए बड़ी मोहब्बत थी और अपने घर वालों के लिए वो कुछ भी कर सकता था, मुझे भी बातें सुना सकता था। सबसे ज़्यादा डर मुझे मेरे ससुर का था, क्योंकि अगर वो आ जाते तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर कर दे। उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छी सी लड़की तलाश करना। मेरा सबसे छोटा और लाडला बेटा है और इसका घर की आखिरी शादी है। इसके बाद तो शादी तब होगी जब तुम लोगों की औलाद बड़ी हो जाएगी, और अभी तो हम में से किसी की भी औलाद ही नहीं थी। मैं भी बार बार डॉक्टर के पास जाती थी, इलाज भी करवाती थी। डॉक्टर कहता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही। शौहर का भी इलाज करवाया था, इसकी रिपोर्ट्स भी ठीक थी, और पता नहीं फिर हमारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही थी। आजकल मेरी देवरानी आजकल बहुत परेशान रहती थी। वो कुछ बात ही नहीं थी। मेरा दिल करता था कि मैं इससे कुछ पूछूं। मुझे इस पर रहम आ रहा था, वाकई कोई बात थी। लेकिन अभी शादी को 2-2.5 महीने हुए थे तो इसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी। अपने शौहर से बहुत डरती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे वो इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है, हंसती मुस्कुराती है, और ये सब कुछ वो जानबूझकर इससे सब कुछ करवा रहा है। मैंने अपने शौहर से एक बात पूछी कि शान, मेरे दिमाग में क्या बात है। मैंने कहा कि अब उन्होंने आपसे कभी पैसे मांगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसने मुझसे कभी भी पैसे नहीं मांगे। इस दिन मेरा इनकार किया था, तो इसके बाद इसने पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा तो वो रोज़ के खर्चे कहाँ से निकलते हैं। इन्होंने कहा कि पता नहीं, शायद अबू ने पैसे भेजे होंगे। मैंने अपने ससुर से बातों बातों में पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो भी पैसे नहीं भेजे, क्योंकि अब मैं वापस आ रहा हूँ तो सारे पैसे साथ ही लेकर आऊँगा। लेकिन फिर मेरा देवर अपने खर्चे कहाँ से पूरे कर रहा था। आजकल अपनी ही दुनिया में रहता था। मैंने सोचा कि जो कुछ भी हो रहा है स्टोर रूम में ही होना है। मुझे पहले से ही वहाँ जाकर छुप जाना चाहिए था, ताकि पता चल सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था, मैं वहाँ से निकल भी सकती थी। इस रूम को 2 दरवाजे लगते थे। मैं पिछले दरवाजे से निकल भी सकती थी। एक दिन मैं स्टोर रूम के अंदर ही छुप गई। मेरे शौहर ने आज को घर में नहीं आना था। इसका कोई कारोबारी काम था।
जैसे ही मेरा देवर और देवरानी अंदर आए तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरा देवर तो मेरी देवरानी को वहाँ छोड़ के चला गया और थोड़ी देर बाद ही पिछले दरवाजे से कोई और आदमी स्टोर में आया। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो मेरी चीखें सुनकर वहाँ से भाग गया। वहाँ मैंने कहा, कौन था, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? लो लाजवाब हो गया। इसके जहन में कोई बात आ रही थी। मैं चाह रही थी कि अभी यही सब चल रहा था कि मेरे ससुर आ गए। ये रात का वक्त था, लेकिन वो लोग हमें हैरान करने के लिए रात को ही आ गए थे। मेरे शौहर इन्हें लेने गए थे। आज रात को मैं घर से बाहर रहूँगा। वह दरअसल मेरे ससुर को ही लेने के लिए गया था। चलो सबको एक सरप्राइज़ मिल जाएगा और सारे खुश हो जाएंगे। लेकिन अब आगे का मंजर देखकर हम लोग परेशान हो गए। मैंने सब कुछ बता दिया और जो बात सामने निकली तो वो ये थी कि मेरे देवर को तो पहले रात ही पता चल गया था कि मैं बोल नहीं सकती, लेकिन इसने अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं किया, बल्कि इसे एक मौका समझ गया कि इसे पैसे कमाने का ज़रिया बनाकर बैठाया था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसने कहा कि मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी शादी गूंगी लड़की से। मैं इसको कभी भी कबूल नहीं कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि मैं इसे थोड़ा फ़ायदा उठा सकता हूँ, थोड़ी कमाई हो। मेरे ससुर ने इसकी बात सुनकर इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा, और वो जो मेरी देवरानी मेरे पेट की तरफ इशारा कर रही थी, इसके पीछे एक बात थी कि मेरा देवर नहीं चाहता था कि हमारे हाँ औलाद पैदा हो और फिर सारी जायदाद इसकी हो जाए। इसीलिए वो चुपके से कभी मेरे खानों में तो कभी मेरी चाय में और कभी मेरे पीने के पानी में ऐसी दवाई मिला देता था जिसकी वजह से मेरी औलाद नहीं हो रही थी। यह बात मिली थी अपनी देवरानी को पता चल गई थी, इसीलिए वो बार बार इशारा कर मेरी देवरानी को पता चल गया था, इसीलिए वो बार बार इशारा कर रही थी। मेरा देवर इस सारी कहानी को समझ चुका था। सबके साथ बुरा किया। मेरा ससुर अपना सर पकड़ कर बैठ गया। अब इसके साथ क्या किया जाए? इसे कहा कि अपने आप को ठीक करते हो या नहीं, तो इस लड़की को भी तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल देंगे। और मैं इसका क्या कसूर? गलती मेरी भी नहीं। बातें मुझे भी सुनने को मिली। मैंने तो इस लड़की पर एहसान किया था। अब मेरा देवर माफ़ियाँ मांगने लगा। इसने कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं इसको अपनी बीवी बनाऊंगा, इसके साथ रहूंगा। और मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, और वो इसे अपने साथ वापस ले गए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ इसे मेहनत मजदूरी करवाऊंगा, ज़रा इसको पता चले कि हालात की चक्के में पीसना इंसान कैसे ठीक होता है। सामा के साथ मैंने इसके बाद कभी कुछ बुरा नहीं किया। इसे अपनी बहन बना के रखा, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज खुला था। तभी तो मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। 2 साल तक मेरा देवर बाहर था और वो अपनी देवरानी, लेकिन अब बार बार माफ़िया मांगता, कह रहा कि ससुर कहता है कि वो बात बहुत बदल गया है। सोच रहा है कि अगले साल इसे अपने साथ वापस ले आऊँ। मेरे यहाँ औलाद होने वाली है और मैंने बुरा सोचा, इसीलिए मेरे साथ बुरा हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सब कुछ ठीक है। उम्मीद है कि मेरा देवर और जब वापस आ जाएगा तो वो एक बदला हुआ इंसान होगा। और मेरी देवरानी बेचारी इतनी अच्छी है, वो कहती है कि मेरे शौहर को वापस बुला लो, मैंने इसे माफ़ कर दिया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।